नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि समय के अनुसार जब बुरे दौर या अच्छे दौर होते हैं तो उसी समय दोस्त और दुश्मन की असली पहचान होती है। और आज हिंदुस्तान में ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के समर्थकों की पहचान भी हुई। कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले डेमोक्रेसी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान का विरोध तो करता था, लेकिन सीधे तौर पर पता नहीं चलता था कि ये दुश्मन है, ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे समय में जब पाकिस्तान से सीधे युद्ध की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं, एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि अगर भारतीय सेना को आदेश दिया जाए तो वो किन क्षेत्रों में पाकिस्तान को धराशायी करे, अगर उसके साथ एयरफोर्स का बैकअप हो तो कौन कौन से टारगेट फिक्स हो सकते हैं, साथ में नेवी का इस्तेमाल किया जाए तो फिर पाकिस्तान को कैसे चारों तरफ से घेरा जा सकता है युद्ध के अंदर। लेकिन उससे पहले यह भी तय किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान को चारों तरफ से ये आर्मी से घेरने के साथ साथ अंदर से उसे खोखला किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को जमींदोज कर दिया जाए, भूखे मरने पर मजबूर हो जाए और करोड़ों ये पाकिस्तानी जिहादी गैंग के लोग सड़कों पर आए, गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में फिर से पैदा हो। वहां के डेमोक्रेसी पर तो भरोसा है नहीं, पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी माना ही नहीं, और ऐसे भी मुस्लिम देशों में डेमोक्रेसी होना इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर डेमोक्रेसी रहता भी है तो कुछ सालों के बाद वहां फिर से ये तानाशाही आना है। पाकिस्तान, बगल में बांग्लादेश, ये दोनों को देख लीजिए, वैसी स्थिति है। भारत से अलग होकर, भारत को तोड़कर ये बना है, लेकिन भारत में अब तक क्या स्थितियां रही और इन दोनों देशों में जाहिलियत कैसी है, कैसे जिहाद सर उठाता रहता है, जिहादी आपस में लड़ते रहते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में जो पहचान होने लगी कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये पूरा तत्व कहां से छिपा हुआ रहता है। जब वीजा कैंसिल किया गया तो उस समय ये पता चला कि देखो, देश के कोने कोने में बैठे हुए ये मुसलमान कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसमें से 50% मुस्लिमों की आबादी ऐसी है जिसके कोई न कोई पाकिस्तान से कनेक्टेड है, उसके ताए दाए, मामा, खाला, मामू, ये कोई ना कोई है जो वहां पाकिस्तान में पल रहा है। 3 पीढ़ियों में किसी की शादी पहले हुई, किसी की शादी बाद में हुई, और कुछ अब भी कर रहे हैं। जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि 5 लाख के करीब शादी पाकिस्तान में हो चुकी है हिंदुस्तान से, यानी कि यहां के मुसलमान ही शादी करते हैं, और वो ऑनलाइन शादी, ऑफलाइन शादी, शॉर्ट टर्म वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा के नाम पर कुछ पाकिस्तानी यहां पर आकर महीनों बसते हैं और 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करके फिर वापस जाते हैं। और वही अपने आप को पाकिस्तानी न कहने वाले, यानी हिंदुस्तान की नागरिकता है उन महिलाओं के पास, और वो अपने बच्चे को भी हिंदुस्तान की नागरिकता देता है, मानसिकता पाकिस्तान की बनाती है। और इसीलिए हिंदुस्तान में ये पाक समर्थकों का गुट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसलिए ऐसे समय में ये पहचान हुई और इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान के ही हैं, जो मुसलमान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वैसे लोग हैं जो कि मुसलमानों के साथ रहते रहते, उसके लिए पॉलिटिक्स करते करते अपने दिमाग में इस्लाम ही कबूल कर चुके हैं। बाहरी तौर पर ये सनातनी दिखते हैं, उन गद्दारों की भी पहचान की जा रही है। लेकिन उसके अलावा कुछ और जो सिस्टम है, जैसा अभी कुछ दिन पहले जब जातीय जनगणना की बात की गई
पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया तो कुछ नेताओं ने, जैसे संजय राउत ने भी कहा था कि अभी भी सत्ता तो मोदी जी के पास है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी के पास ही है। वो सिस्टम जो है जिसमें बदलाव की कोशिश की जा रही थी, उस सिस्टम में भी इस बार परेशानियां बढ़ी है। यानी कि उस सिस्टम का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट भी अभी बैकफुट पर है। और फिर उस सिस्टम में अलग अलग पनप रहे ये पाकिस्तान समर्थकों का गुट, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। जैसे वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए पाकिस्तान के दलाल जो ऐसे समय में उसके इशारे पर यहां आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार अलर्ट जारी कर रही है, मॉक ड्रिल करवा रही है और यहां मीटिंग चल रहा है, सेना को आदेश दिया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर समर्थन जुटाए जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर सीधे तौर पर कह रहे हैं हमें पार्टनर चाहिए, सहयोगी चाहिए, साथ देने वाला चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए। इसलिए अब वो मुहाना है कि विचार और देश के साथ और विरोध वाले उस जंग में सीधे तौर पर कहा गया या तो तुम मेरे साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, तटस्थता नहीं चलेगी। अभी भारत उस मोड में है। तो ऐसे यहां पर वक्फ गैंग के लोग समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान का इनडायरेक्ट तरीके से। वो वैसे चीख चीख कर कह रहा है घरों से बाहर निकलो, प्रदर्शन करो, वक्फ के अधिकार के लिए हंगामा करो। जिस समय देश में ऐसी स्थिति है उस समय बाहर निकलकर हंगामा करोगे। इसलिए एक एक सिस्टम के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, इनको इनकी औकात बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, वही स्थिति थी। ये इतने चीख चिल्ला रहे थे, इतने ऐसे बता रहे थे कि सरकार तो कुछ नहीं, सरकार का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, आप कानून बनाओ हम रिजेक्ट कर देंगे। चाहे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर कर दिया, जैसे एनजेएसी का कर दिया, वैसे ही वक्फ संशोधन कानून को भी रिजेक्ट करने के मोड में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये अपना दिखाया तेवर, वैसे ही सरकार भी एक्टिव हुई। और इस बीच ऐसा समय मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की परेशानी भी बढ़ गई है। ये अभी पहलगांव पर जो याचिका वहां दिख गई थी उस पर तो रिजेक्ट कर ही दिया, लेकिन दूसरे भी उनके फैसलों में ये दिख रहा है कि आज जिस सिस्टम का हवाला करते थे, देते थे कि सिस्टम तो हमारे पास है, वो सिस्टम में दरार पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड पर अपने फैसले को लटकाना पड़ा, सीजेआई संजीव खन्ना को बताना पड़ा कि यह गंभीर मसला है, इसमें गंभीर चर्चा की जरूरत है, सुनवाई होगी और आगे चूंकि हम नहीं रहेंगे तो हम इस पर हाथ नहीं लगाना चाहते। ये बात तो उनको पहले भी पता था। जब ये बेंच बना था तो उस समय भी पता था कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को चैलेंज किया गया है और मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या सोचा? उस समय सोचा कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ऐसे समय में उपयोग किया जा सकता है, जाते जाते एक और ऐसा फैसला दे दे जिससे मौलाना गैंग तो खुश हो जाए, ये सो कॉल्ड वामपंथी इंटेलेक्चुअल हमें अपने सर पर बिठा ले, इन लोगों का तो छोड़ो, ये तो 2 दिन के बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन उनकी औकात पता चल गई बाद में और इसलिए पलट दिए। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड वाले ये सोच रहे थे नहीं, ऐसे समय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो ये विरोध प्रदर्शन हंगामा कर रहे थे, इनकी भी हक अकड़ हेकड़ी निकाली जा रही है। 9 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में इनके ऊपर छापेमारी हुई है। 9 ठिकाने, और वो भी कहीं और नहीं, गुजरात के अंदर से शुरुआत हुई है। कई मस्जिदों का विवाद तो अभी कोर्ट में चल रहा है, जैसे शिमला में संजौली के मस्जिद को सीधे कह दिया ये नहीं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, इसे हटाओ। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में पीएम मोदी और अमित शाह, ये दोनों ने गुजरात की बात की और गुजरात में ईडी सुपर एक्टिव मोड में आई। 9 ठिकानों पर छापेमारी की, 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं और ये पांचों ये मौलाना गैंग के लोग अभी जेल के अंदर होंगे। बड़ा कूद फांद मचा रहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के शरण में हैं, कपिल सिब्बल सिंह भी जैसे वकील हैं, हम तो अभी कुछ करने ही नहीं देंगे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज पहले नहीं लगते थे, यही अनियमितता की बात सरकार ने उठाई थी इस कानून में संशोधन के समय, लेकिन इन लोगों को लगा मजाक चल रहा है। लेकिन उस मजाक को अब दिखाई पड़ रहा है कि वो मजाक कैसा था। ईडी एक्टिव हो गई,
अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। वक्फ गैंग परेशान है, ओवैसी मदनी जैसे लोग परेशान हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी ये हंगामा खड़ा करके, क्योंकि हमने भी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प रखी है और अभी जो हंगामा कर रहे हैं उससे ये भी मैसेज जा रहा है ये पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसलिए परेशानी वक्फ गैंग क्यों है, अरेस्ट पर अरेस्ट हो रहा है। 5 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए हैं। लेकिन सिर्फ यही की बात नहीं है, इस अलर्ट मोड में आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर ये 4 दिन तक ये जो अब्दुल्ला गैंग, ये उसका परिवार, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो, इनके इर्द गिर्द के इनके नेता हो, ये सब कुछ दिन तक तो ऐसी बातें करते रहा कि नहीं नहीं अब तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो मोदी जी कि फिर वो उठ ना पाए। लेकिन देखिए गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलता है। ये फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के सपोर्ट में इनडायरेक्टली हमेशा बात करते रहे, जो कहते थे कि पाकिस्तान पर हमला करोगे तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो भी एटम पावर है, फिर से अपने गिरगिट वाला रंग बदल लिया। और फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहा है, सिंधु जल समझौता को भंग करना ठीक है, धमकी तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम गांधी के देश हैं, हम पाकिस्तानियों को मारना नहीं चाहते, हम उसके जैसे नहीं हैं, इसलिए सिर्फ धमकी से काम चलाओ, पाकिस्तान का पानी मत रोको, अगर रुक गया तो वहां मरने लगेंगे लोग, वहां भूख प्यास से मरेंगे, परेशानियां पैदा होगी। और हम तो दयालु हैं, हम तो महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम पाकिस्तान को तिल तिल कर मार नहीं सकते, पानी नहीं रोक सकते, ये नहीं करना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, जो कि 4 दिन पहले कह रहा था कि नहीं नहीं हमें तो पाकिस्तान में घुसना चाहिए और इस बार वापस नहीं आना चाहिए, वहां पर जमकर बैठ जाओ, कब्जा कर लो, पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। फिर ये बदल गए सुर राग, क्यों? क्योंकि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला गए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया और अपनी जानकारी दी, और वहां जानकारी में कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे पीएम मोदी को भी गुस्सा लगा कि भाई ये उमर अब्दुल्ला अभी भी कह रहा है कि देखिए जिस आदिल को आतंकवादी जिसने हमला करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उसके घर को तोड़ दिया गया, दूसरे आतंकवादियों के 10-10 घर तोड़ दिए गए हैं, और जिसको घर तोड़े गए हैं उसमें से 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो 3-3 4-4 साल से गायब है, वो पाकिस्तान जा चुका है, बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, उसके घर में उसके परिवार वाले रहते हैं, उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। ये उमर अब्दुल्ला बोल रहा है कि देखिए जिस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अलग अलग सिंपैथाइजर का पूछताछ हो रही है, कश्मीर के लोग परेशान हैं, इसलिए इन चीजों में ढील दी जानी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ये मुस्कुराकर ही ये उमर अब्दुल्ला की औकात बता दिए, और जो ये मॉक ड्रिल चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है, उमर अब्दुल्ला को पता हो गया है सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि कश्मीर में ये तो संभव ही नहीं है कि युद्ध की घोषणा हो, अगर जंग छिड़ जाए और वैसे में कश्मीर की सरकार इन लोगों के हवाले किया जाए, वहां तो सेना ही होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही निर्धारित करेंगे, इसलिए इसको तो पता है कुर्सी गई, अब ज्यादा दिनों तक हम इस संसाधन का उपभोग नहीं कर पाएंगे, राष्ट्रपति शासन। यहां पर तो जैसे ही युद्ध की तैयारी चली, घोषणा हुई, अगर छिटपुट संघर्ष शुरू हो गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में तो ये सरकार बहाल रह ही नहीं सकती, सारे पावर सीज हो जाएंगे। इसलिए छटपटाते हुए मोदी जी के पास आया। पीएम मोदी ने जब उनको उनके औकात दिखा दी तो फिर ये फारूक अब्दुल्ला चिड़चिड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। तो इन सारे लोगों के ऊपर एक साथ जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के एजेंटों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो बड़ी गलती की है उससे केवल वही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हुए वो पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाला, चाहे मौलाना गैंग हो या फिर उसके दलाली करने वाले एजेंट हो या फिर इस सिस्टम पर कब्जा करके रखे रहने वाले ये सिस्टम के कुछ अलग अलग संवैधानिक संस्थानों में बैठे लोग हों, सबकी औकात पता चल रही है और सबके खिलाफ एक के बाद एक जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे छटपटाहट है कि पाकिस्तान के साथ साथ ये पूरा सिस्टम भी कहीं निपट न जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।